हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चैप्टर 1 ही कंटिन्यू करेंगे। इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, अकाउंट। ऑलरेडी मैंने ये थोड़ा बहुत आपको करवा दिया है, बट आज इसको हम डिटेल में करेंगे कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्या होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो जिनका रिजल्ट अच्छा आया है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनका भाई थोड़ा सा अगर कुछ गलत आया है या ख़राब आया है रिजल्ट, तो उनको ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट एग्ज़ाम में आपने अब जम के तैयारी करो, और आपके एग्ज़ाम्स आगे अच्छे हों, अच्छी परसेंटेज आए, यही मैं आपको विशेष आपके लिए कर रही हूँ। ठीक है, तो आज हम चैप्टर 1 का जो अकाउंट टॉपिक है, ये आगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार्ट कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ अकाउंट। तो मीनिंग जो अकाउंट का है, मैंने यहाँ पे जितने भी ये नोट्स लिखे हैं शॉर्ट में, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इनको भी आप प्रिपेयर कर सकते हो यहाँ से भी अपने नोट्स। ठीक है, तो अकाउंट क्या है? द ट्रांजेक्शन ऑफ सिमिलर नेचर आर रिकॉर्डेड एट वन प्लेस विच इज कॉल्ड एन अकाउंट। मीन्स जब भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती हैं तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स। फॉर एग्जांपल, कोई सेल की ट्रांजेक्शन हो रही है, कोई परचेज की हो रही है, कोई इनकम्स की हैं, कोई एक्सपेंस खर्चे हो रहे हैं। तो अलग अलग टाइप के नेचर के जो ट्रांजेक्शन्स हैं, हम क्या करते हैं, जो सिमिलर नेचर की हैं, फॉर एग्जांपल सेल्स की ही सिर्फ ट्रांजेक्शन्स हैं तो वो सेल्स अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर परचेजेस की एंट्रीज हैं तो परचेज अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो अकाउंट इज अ डेट वाइज समरी, और यहाँ पे डेट वाइज डेटा रिकॉर्ड किया जाता है, एंड रिलेटिंग टू पर्सन्स, प्रॉपर्टी और एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। जितने भी पर्सन से रिलेटेड या प्रॉपर्टी से रिलेटेड या इनकम्स एंड एक्सपेंसेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होती हैं, यहाँ पे रिकॉर्ड की जाती हैं। इट्स ए काइंड ऑफ समरी। इसका फॉर्मेट भी आप आगे देख रहे होगे, ये फॉर्मेट है इसका। ठीक है, तो जब जो अकाउंट होता है, इसकी दो साइड्स होती हैं। इट हैज़ टू साइड्स। जो लेफ्ट हैंड साइड रहती है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को हम डेबिट साइड बोलते हैं, और जो राइट हैंड साइड रहती है वो क्रेडिट साइड रहती है। इट्स बेसिकली टी फॉर्मेट रहता है। लाइक ऊपर आप जब हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करोगे तो सेंटर से आप वर्टिकल लाइन से इसको टू हाफ्स में डिवाइड कर देते हो। तो लेफ्ट साइड जो डेबिट साइड रहती है, क्रेडिट साइड राइट हैंड साइड रहती है। अब ये जो टू हाफ्स होते हैं, इसमें अलग अलग कॉलम्स बनते हैं। लाइक फर्स्ट इज डेट कॉलम, सेकंड इज पर्टिकुलर्स, जिसमें ट्रांजैक्शन या एंट्री रहती हैं, डिटेल्स रहती हैं कि क्या। फॉर एग्जांपल सेल्स की एंट्री है तो आप यहाँ सेल्स लिखोगे। ठीक है, और परचेज की एंट्री है, कोई एक्सपेंसेस है, यहाँ लिखेंगे। आगे वो रूल्स में पढ़ेंगे कि कौन से साइड पे कौन सी एंट्री जाती है, डोंट वरी, वो भी हम कवर करेंगे। लेजर फोलियो पेज आता है। ये लेजर फोलियो कॉलम किस लिए होता है? बिकॉज यहाँ पे आपका लेजर का फोलियो मीन्स पेज नंबर लिखा जाता है। ठीक है, लेजर्स क्या होते हैं ये भी हम आगे करेंगे। अमाउंट में आपका उस एंट्री का अमाउंट लिखा जाता है। सेम यही कॉलम्स रिपीट होते हैं क्रेडिट हैंड साइड, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो एंड अमाउंट। क्लियर हो गया आपको फॉर्मेट? अब इसमें जो एब्रीविएशंस हैं ये भी मैं आपको बता ही चुकी हूँ, इनको हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। A/C, दिस इज शॉर्ट फॉर्म या एब्रीविएशन अकाउंट के लिए यूज हो रहा है। DR एब्रीविएशन यूज होता है डेबिट के लिए, CR एब्रीविएशन यूज होता है क्रेडिट के लिए, एंड LF स्टैंड्स फॉर लेजर फोलियो। दिस इज ऑल अबाउट मीनिंग एंड फॉर्मेट ऑफ अकाउंट। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है इसमें आज जो हम कवर करेंगे। दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है टाइप्स। तो अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग देर आर टू सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। मीन्स दो तरीके से इनको कैटेगराइज किया गया है या क्लासिफाई किया गया है या टाइप्स बताई गई है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन दो क्या है? पहला इज ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन एंड सेकंड इज मॉडर्न क्लासिफिकेशन। तो पहले हम ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन समझेंगे। ट्रेडिशनल मीन्स जो पुरानी है, जो पहले जो क्लासिफिकेशन सिस्टम आया है, पुराना सिस्टम जो आया है। तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग, दिस इज एन ओल्ड सिस्टम, तो इसके अकॉर्डिंग जो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं, ये आप डायग्राम से आपको क्लियर हो रहा होगा, यहाँ से मैं आपको समझाती हूँ। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को कैटेगराइज किया गया है मेन दो कैटेगरीज में, पर्सनल अकाउंट्स एंड इम्पर्सनल अकाउंट्स। ठीक है, अब पर्सनल अकाउंट्स की फर्दर सब डिवीजन होती है थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में। पर्सनल अकाउंट्स, नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। 1, 2 एंड 3, ये तीन टाइप्स पर्सनल अकाउंट्स में जाते हैं। ठीक है,
और इम्पर्सनल अकाउंट की दो टाइप्स हैं, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। अब रियल अकाउंट भी फर्दर क्लासिफाइड या डिवाइड होता है टू टाइप्स में, टेंजिबल रियल अकाउंट एंड इनटेंजिबल रियल अकाउंट। एंड नॉमिनल अकाउंट भी फर्दर डिवाइड होता है टू टाइप्स में, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट एंड इनकम्स और गेन्स अकाउंट। ये सारे डिटेल में आगे समझेंगे हम, डोंट वरी। अब चलते हैं इनकी एक्सप्लेनेशन पे, ठीक है। ये अब आपको मैं डिटेल में समझाऊंगी, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, बिकॉज ये जो अकाउंट्स है दिस इज ऑल बेसिक ऑफ फाउंडेशन है अकाउंटिंग का। इसी पे जो 3 गोल्डन रूल्स हैं वो भी बेस्ड हैं, और ये 3 टाइप्स जो अकाउंट्स के आप पढ़ते हो और रूल्स पढ़ते हो, यही सारा फाउंडेशन है अकाउंटिंग का। तो इसको आप ध्यान से सुनिए, कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो पर्सनल अकाउंट्स, पर्सनल मीन्स पर्सन, राइट। तो ये वो अकाउंट्स हैं which deal with persons, okay, the accounts of persons with whom various transactions are entered into, means business houses जिन लोगों से या जिन persons के साथ ट्रांजेक्शन्स करते हैं उन persons के अकाउंट को रिकॉर्ड किया जाता है, इनको पर्सनल अकाउंट्स में कैटेगराइज किया जाता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट सेल और परचेज, अगर कोई भी बिजनेस हाउस किसी पर्सन को क्रेडिट सेल कर रहा है या किसी पर्सन से क्रेडिट परचेज कर रहा है, ओके, तो वो दोनों ही पर्सनल अकाउंट्स कैटेगरी हैं और पर्सनल अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे। इसी तरह से सेल्स रिटर्न, अब सेल्स रिटर्न भी कोई पर्सन जो हमें हमारे, अगर हमने किसी पर्सन को सेल करा है और वो कोई सामान हमें रिटर्न कर रहा है, वापस कर रहा है, तो वो सेल्स रिटर्न की कैटेगरी में जाता है। अगर हमने किसी से परचेज करा है और हम उस परचेज को रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो वो परचेज रिटर्न की कैटेगरी में जाता है। ये दोनों ही पर्सनल अकाउंट कैटेगरी में जाएंगे। सेम वे कैश और चेक रिसीव्ड एंड इशूड, अब किसी से हमने कैश या चेक रिसीव करा या हमने किसी को कैश और चेक इशू किया, तो वो जो पर्सन हैं जिनसे रिसीव कर रहा है या इशू कर रहे हैं, वो पर्सन भी रिकॉर्ड किए जाएंगे पर्सनल अकाउंट्स के अंडर, राइट। अब पर्सनल अकाउंट्स को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है 3 टाइप्स में, ओके। कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स। फर्स्ट इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स, ये अभी आपको डायग्राम में मैंने तीनों कैटेगरीज बताई। तो फर्स्ट कैटेगरी इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट। एज द नेम सजेस्ट, या ये टर्म से ही पता चल रहा है कि वो पर्सन्स जो नेचुरल हैं, नेचुरल मीन्स दोज पर्सन्स और ह्यूमंस जो कि गॉड ने बनाए हैं, गॉड ने क्रिएटेड किए हैं, मीन्स ऑल दोज ह्यूमंस। accounts of persons or humans who are created by God or nature are called natural persons account, right। तो भगवान ने इंसानों को बनाया है, तो जितने भी इंसान हैं वो सारे नेचुरल पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। अब लेकिन हमने रिकॉर्ड वही पर्सन करने हैं जो हमारे बिजनेस के साथ डील कर रहे हैं, या हम जिन पर्सन के साथ डील कर रहे हैं उसमें कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं राम्स अकाउंट, राहुल्स अकाउंट, मिस्टर एक्स अकाउंट, ABCD, कोई भी पर्सन हो सकता है, सीता गीता अकाउंट, कोई भी पर्सन जिसके साथ हम इस तरह की डील कर रहे हैं, या तो क्रेडिट सेल परचेज कर रहे हैं, या सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न हो रहे हैं, या फिर कैश और चेक रिसीव्ड और इशूड हो रहे हैं, राइट। तो ये हो गए नेचुरल पर्सन। फिर आती है सेकंड कैटेगरी, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स। अब आर्टिफिशियल नाम से पता चल रहा है वो पर्सन जो आर्टिफिशियल है, ठीक है। अब आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स नेचर ने या भगवान ने कोई आर्टिफिशियल पर्सन तो नहीं बनाए, इट मीन्स ये वो अकाउंट्स ऑफ पर्सन हैं जो रियल में तो ह्यूमंस नहीं है, बट उनको कंसीडर किया जाता है एज ए पर्सन। तो वो कौन होते हैं? द अकाउंट्स ऑफ पर्सन हु आर नॉट मेड ऑफ फ्लैश एंड बोन्स बट ट्रीटेड एज पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ, जो कानून की नज़र में पर्सन है। तो इसमें वो सारे ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस आते हैं जो ह्यूमन बींग्स ने बनाए हैं, लेकिन उनको स्टेटस क्या मिला है? दे आर कंसिडर्ड एज पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ। एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई भी कंपनीज हैं, ABC लिमिटेड का नाम है, अब कानून की नज़र में ये कंपनी भी एक पर्सन है, ठीक है। अब इस पर्सन को वो ट्रीट करिए एज ए पर्सन। इस कंपनी के अगेंस्ट अगर कोई कस्टमर केस कर रहा है, तो फॉर एग्जाम्पल राम जो है ABC लिमिटेड पे केस कर रहा है, तो राम इज अ नेचुरल पर्सन, और ये जो ABC लिमिटेड कंपनी रहेगी दिस इज आर्टिफिशियल पर्सन। और कानून की नज़र में राम भी पर्सन है और वो कंपनी भी पर्सन है, राइट। इसी तरह कोई भी बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, ट्रस्ट हैं, ये सब
जो इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ये सब कंसीडर किए जाते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स। और जब इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस या बैंक्स के साथ जब बिजनेस हाउसेस डीलिंग्स करते हैं, ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो इनको भी रिकॉर्ड किया जाता है। फॉर एग्जांपल, हमारी कंपनी है और हमने बैंक से लोन लिया है, तो बैंक हमारे लिए आर्टिफिशियल पर्सन है और हमने उनसे लोन लिया है, तो हम उस लोन को रिकॉर्ड करेंगे और उस बैंक के नाम को भी रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए आर्टिफिशियल पर्सन है और वो हमें लोन दे रहा है, इशू कर रहा है हमें लोन, तो इसको रिकॉर्ड किया जाएगा, बैंक को रिकॉर्ड किया जाएगा, राइट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट जो लास्ट पर्सनल अकाउंट टाइप है, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है? जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करे, वो खुद पर्सन नहीं है, बट वो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस तरह के अकाउंट्स रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स की कैटेगरी में जाते हैं। तो इसकी मीनिंग क्या है? द अकाउंट्स प्रिपेयर्ड टू रिप्रेजेंट नेचुरल और आर्टिफिशियल पर्सन्स आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स, राइट। कोई भी आर्टिफिशियल या नेचुरल पर्सन को रिप्रेजेंट करे, वो अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहलाता है। इसमें आ जाएंगे आपके सारे इनकम्स एंड एक्सपेंसेस, बट कौन से? जो या तो आउटस्टैंडिंग है या फिर एडवांस में किए गए हैं, ठीक है। ये बात आपने बिल्कुल ध्यान रखनी है। ऑल इनकम्स एंड एक्सपेंसेस, बट ओनली दोज इनकम्स एंड एक्सपेंसेस विच आर आउटस्टैंडिंग और इन रिसीव्ड और पेड इन एडवांस। तो देखो यहाँ पे एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकम एक्रूड का वर्ड होता है ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। एक्रूड वर्ड हमेशा इनकम के साथ आता है, एक्सपेंस एक्रूड नहीं लिखा जाता। एक्सपेंस के साथ आउटस्टैंडिंग या ड्यू वर्ड हम यूज कर सकते हैं, और इनकम्स के साथ ड्यू लिख सकते हैं या एक्रूड लिख सकते हैं, नॉट आउटस्टैंडिंग, ओके। तो इनकम एक्रूड होता है ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब हम इनकम के साथ भी प्रीपेड इनकम नहीं लिखेंगे, क्योंकि पेड का मतलब ही होता है पेमेंट, तो प्री हो गया एडवांस, तो प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं जो कि एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस हो गए। और अगर आपने कोई इनकम एडवांस में रिसीव करी है तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस लिखते हैं। तो कोई भी आउटस्टैंडिंग और एडवांस के इनकम्स और एक्सपेंसेस क्यों अब ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में हम डालते हैं? बिकॉज फॉर एग्जाम्पल, हमने मिस्टर एक्स को हमने फॉर एग्जांपल सैलरी देनी है 1000 रुपीज इस मंथ में, और हमने उसको वो सैलरी नहीं दी, तो वो सैलरी आउटस्टैंडिंग हो गई, राइट। अब वो जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है वो किस पर्सन के लिए आउटस्टैंडिंग है, किसको रिप्रेजेंट कर रही है? उस मिस्टर एक्स को। तो दैट्स वाई ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ये किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको हमने देना है वो एक्सपेंस या सैलरी। तो दैट्स वाई ये कैटेगरी जाएगी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में। नाउ नेक्स्ट टाइप इज रियल अकाउंट। रियल, आपको अभी डायग्राम में हमने देखा कि पर्सनल अकाउंट के बाद सेकंड टाइप इज इम्पर्सनल अकाउंट्स। तो इम्पर्सनल में दो कैटेगरीज है, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। तो पहले हम चलेंगे रियल अकाउंट्स में। तो रियल अकाउंट्स कौन से होते हैं? द अकाउंट्स रिलेटिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस आर कॉल्ड रियल अकाउंट्स। प्रॉपर्टी मीन्स जायदाद, हम बोलते हैं ना। अब हम जैसे हमारी अगर पर्सनल प्रॉपर्टी भी हम बोलें तो प्रॉपर्टी वर्ड यूज करते हैं, जैसे हमारा घर है, हमारे पास कोई गाड़ी है, फर्नीचर है, गोल्ड है, ये सब हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी कहलाती है। सेम वे एक बिजनेस हाउस या एक कंपनी की भी प्रॉपर्टी है, एसेट, उनको हम एसेट्स बोलते हैं, ठीक है। एसेट्स को हम रियल अकाउंट की कैटेगरी में डालते हैं। जितने भी एसेट्स होंगे कंपनी के वो रियल अकाउंट में जाते हैं। अब रियल अकाउंट की फर्दर क्लासिफिकेशन है टू टाइप्स में, टेंजिबल रियल अकाउंट्स एंड इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स। टेंजिबल कौन से होते हैं? टेंजिबल का मतलब है जी जिनको देखा या टच किया जा सके, विच कैन बी सीन और टच्ड। और इनटेंजिबल होते हैं विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड। तो टेंजिबल रियल अकाउंट्स में वो सारे अकाउंट्स या प्रॉपर्टीज जाएंगे विच कैन बी टच्ड एंड सीन। फॉर एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल्स, कंप्यूटर्स, इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी जो भी प्रॉपर्टीज रहेंगी इन द टेंजिबल फॉर्म, जिसको देखा या टच किया जा सकता है, राइट। सेकेंड कैटेगरी है इसकी intangible real accounts. अब intangible means which cannot be seen or touched, तो the accounts of the properties which cannot be touched or seen but can be felt or used as a right। यहाँ पे ये जो वर्ड राइट है ये हाईलाइट करेंगे हम, बिकॉज
अब कुछ ऐसे एसेट्स या हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको देखा या टच किया नहीं जा सकता। अब अगर इसको हम पर्सनल लाइफ से थोड़ा सा रिलेट करें, तो अगर एज अ स्टूडेंट आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, राइट, तो वो आपकी एक क्वालिटी है। तो जो हमारी गुड क्वालिटीज होती हैं जिनसे हमें फ्यूचर में फायदा होता है, बेनिफिट मिलता है ना, तो वो हम उन क्वालिटीज को अपना एसेट भी बोलते हैं, है ना। लाइक हार्ड वर्किंग जो है ये मेरी गुड क्वालिटी है, तो दिस इज माई एसेट, ठीक है। या मेरी डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग है, आई हैव अ स्ट्रांग विल पावर, या आई हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। तो ये सब हमारी गुड क्वालिटीज हैं जो हमारे एसेट्स होते हैं, और ये एसेट्स हमें फ्यूचर में बेनिफिट देते हैं। और एसेट की यही मीनिंग होती है कि ऐसी प्रॉपर्टीज जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देते हैं, राइट। बट अब इनटेंजिबल एसेट्स जिनको देखा नहीं जा सकता या टच किया नहीं जा सकता, तो गुड क्वालिटीज को भी देखा या टच तो नहीं किया जा सकता, राइट। अब हार्ड वर्किंग हो तो उसको देखा तो टच तो नहीं किया जा सकता। इन द सेम वे एक बिजनेस हाउस के या कंपनी के भी कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जिससे उनको फ्यूचर में बेनिफिट मिलते हैं, बट उन प्रॉपर्टीज या एसेट्स को देखा या टच नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल उसकी गुडविल होती है, गुड रेपुटेशन। अगर एक बिजनेस हाउस की मार्केट में अच्छी रेपुटेशन है, तो वो उससे उसको प्रॉफिट कमाने में हेल्प मिलती है, राइट। तो ये उसका एसेट हो गया। इसी तरह पेटेंट होते हैं जब आपने कोई चीज इन्वेंट करी है और उस इन्वेंशन को सिर्फ आप ही यूज करके बना सकते हो, कोई और उसको यूज नहीं कर सकता, तो दीज आर एक्सक्लूसिव राइट्स, ठीक है। इनको सेम वे कॉपीराइट की आप किसी भी बुक को पब्लिश करने का, या म्यूजिक कंपनीज जैसे होती हैं तो उसमें आप देखते होंगे कि किसी भी सॉन्ग को रिलीज करने का राइट है, फॉर एग्जांपल टी सीरीज कंपनी के पास, तो वही कंपनी उस सॉन्ग को रिलीज कर सकती है, दूसरी कंपनी नहीं। तो दीज आर कॉपी राइट्स। तो ये जो राइट्स हैं ये एक्सक्लूसिव राइट्स हैं जो किसी कंपनी को मिलते हैं, उस राइट को यूज करके कंपनीज आगे फ्यूचर में प्रॉफिट्स कमाती हैं। सेम वे लाइसेंस, किसी काम को करने का आपको लाइसेंस चाहिए, तो उसी लाइसेंस के कारण अगर आपके पास वो लाइसेंस है तो ही आप वो बिजनेस कर सकते हो, और वही लाइसेंस आपको हेल्प करता है आगे प्रॉफिट अर्न करने में। तो दीज आर दी इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स, ठीक है। ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो इनटेंजिबल है, राइट। आई होप ये भी क्लियर हो गया। एनी डाउट, इन केस एनी डाउट अगर आपको हो रहा है, प्लीज कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। थर्ड टाइप इज नॉमिनल अकाउंट्स। अब नॉमिनल अकाउंट्स में जाते हैं ऑल इनकम्स एंड एक्सपेंसेस, ठीक है। एक्सपेंसेस और लॉसेस को एक कैटेगरी में रखा गया है क्योंकि दोनों में ही एक खर्चा है और एक लॉस है, दोनों में ही कंपनी को नुकसान ही होता है। और इनकम्स और गेन्स एक कैटेगरी में रखे हैं जिनमें फायदा होता है। इनकम हो गया जब पैसा आ रहा है, गेन भी जब पैसा आ रहा है, ठीक है। तो एक्सपेंस और लॉसेस एंड इनकम्स एंड गेन्स, ये जो है नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में जाते हैं। दो टाइप्स इसकी फर्दर यही हैं। अब फॉर एग्जांपल रेंट अकाउंट, रेंट दे रहे हैं, अगर रेंट रिसीव्ड है तो इनकम हो जाएगा, रेंट पेड है तो एक्सपेंस हो जाएगा। सैलरी अकाउंट, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, किसी भी कारण से कोई लॉस हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम हो जाएगा, इंटरेस्ट अगर पेड है तो वो एक्सपेंस हो जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल अकाउंट, किसी भी सेल पे आपको प्रॉफिट हो रहा है तो ये इनकम या गेन की कैटेगरी में चला जाएगा, ठीक है ना। तो ऑल इनकम्स और लॉसेस एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स ये नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी हमने क्लासिफिकेशन की एक कैटेगरी करी है, दिस इज ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। ये ओल्ड सिस्टम है और मोस्टली हम इसको फॉलो करते आ रहे हैं आज तक भी, ठीक है। बट इसके साथ हम नेक्स्ट है मॉडर्न क्लासिफिकेशन, ये भी हम करेंगे। देन वील फाइंड कि इन दोनों में से बेटर कौन सा है, क्या डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन में। अब हम करेंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन। दिस इज द लेटेस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफाइंग अकाउंट्स। जो अभी मॉडर्न सिस्टम या लेटेस्ट सिस्टम चल रहा है वो मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग फॉलो किया जा रहा है, राइट। अब अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो अकाउंट्स हैं इनको 5 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट असेट्स अकाउंट, सेकंड लाइबिलिटीज अकाउंट, थर्ड कैपिटल अकाउंट, फोर्थ रेवेन्यू अकाउंट एंड फिफ्थ एक्सपेंसेस अकाउंट। ये जितने भी आप टाइप्स यहाँ देख रहे हो ये ऑलरेडी मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ। इन पे अलग से सेपरेट वीडियोस बने हुए हैं। अभी मैं हल्का सा एक आपको लाइट इंट्रोडक्शन दूंगी इनका मीनिंग का, ठीक है। बट अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो तो आप वीडियोस देख सकते हो। तो असेट्स अभी आपको मैंने बताया ऑल द प्रॉपर्टीज, ठीक है। जो भी प्रॉपर्टीज रहती हैं बिजनेस हाउसेज की या कंपनीज की उनको असेट्स बोलते हैं। जैसे
लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कैश, ठीक है, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा, वो सब इसी के अंडर जाएगा। इसके साथ साथ इंटेंजिबल एसेट्स जो भी आपने देखे, गुडविल, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, ये सब जाएगा। लाइबिलिटीज अकाउंट होती हैं हमारे कर्जे, ये भी हम डिटेल में कर चुके हैं। टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज भी हम कर चुके हैं, वो वीडियो आप देख सकते हो। तो लाइबिलिटीज अकाउंट में सारे कर्जे जो होते हैं वो शो किए जाते हैं, ठीक है ना। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल होता है ओनर ने जो पैसा लगाया है, इन्वेस्ट करा है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, उसको कैपिटल बोला जाता है। तो कैपिटल अकाउंट, जितना भी कैपिटल है वो कैपिटल अकाउंट के अंडर जाएगा। रेवेन्यू अकाउंट के अंडर जाते हैं सारे रेवेन्यूज, या फिर जिनको हम इनकम्स बोलते हैं, राइट। तो जो भी बिजनेस की इनकम्स होंगी, लाइक अगर फॉर एग्जांपल रेंट रिसीव करा है तो वो इनकम है, रेवेन्यू अकाउंट के अंदर जाएगी। अगर कोई कमीशन रिसीव कर रहा है वो इनकम है, रेवेन्यू अकाउंट के अंदर जाएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो होता है बिजनेस का, वो सेल्स होता है। तो सेल्स से जो इनकम होगी वो भी रेवेन्यू अकाउंट के अंदर जाएगी। सेम वे लास्ट टाइप या कैटेगरी है एक्सपेंसेस अकाउंट। तो एक्सपेंसेस होते हैं खर्चे, तो जितने भी खर्चे होते हैं बिजनेस हाउसेस के वो एक्सपेंस अकाउंट की कैटेगरी में जाते हैं। फॉर एग्जांपल सैलरी पेड, वेजेस पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, स्टेशनरी परचेज करी है तो उसका जो पेमेंट करा है, ठीक है, इंटरेस्ट पेड, कमीशन पेड, एवरी पेमेंट जो भी खर्चे हो रहे हैं वो इसके अंदर जाएंगे। तो ये 5 टाइप्स आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इन्हीं टाइप्स के बेस पे ट्रेडिशनल प्लस ये मॉडर्न जो भी क्लासिफिकेशन है, 2 सिस्टम्स हैं क्लासिफिकेशन के। तो मैं आपको इनके जो रूल्स हैं वो भी 2 सिस्टम्स के अकॉर्डिंग करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। और वो गोल्डन रूल्स जो अकाउंटिंग के 3 गोल्डन रूल्स हैं, प्लस ये मॉडर्न रूल्स जो हैं ये उसमें एक्सप्लेन करूंगी मैं डिटेल में। तो आप प्लीज़ उस वीडियो को स्किप नहीं करना, मिस नहीं करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ द फाउंडेशन ऑफ अकाउंटिंग, मैं आपको बार बार बोलती हूँ। तो जिनको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं वो कभी अकाउंटिंग में आगे उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो ये हो गई क्लासिफिकेशन। अब इन दोनों में से बेटर कौन सी है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न क्लासिफिकेशन, तो हमें कौन सी फॉलो करनी चाहिए। देखिए जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है ये आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करती है, राइट। तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन आपको आनी चाहिए, पता होना चाहिए ट्रेडिशनली कितने टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं। एंड मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो है ये कन्वीनियंट है, जब आप जर्नल एंट्रीज करोगे तो वहां पे आपको ये ज़्यादा कन्वीनियंट लगेगी ट्रेडिशनल के कंपैरिजन में। बट करने आपको दोनों ही हैं, दोनों के अंडर आपको क्लासिफिकेशन आना चाहिए, राइट। अब इसमें से ट्रेडिशनल के क्या ड्रॉबैक्स है और मॉडर्न के क्या बेनिफिट्स हैं वो यहाँ डिस्कस करेंगे। बिकॉज मैं आपको बोल रही हूँ अभी कि जैसे कन्वीनियंट मॉडर्न क्लासिफिकेशन इज मोर कन्वीनियंट, तो प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करना ईजी रहता है। तो फर्स्ट तो यही ड्रॉबैक है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन का कि इसमें जो अकाउंटिंग का क्लासिफिकेशन किया गया है अकाउंट्स का, बहुत रिजिड है। रिजिड मीन्स इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, राइट। और कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजिंग भी है। फॉर एग्जाम्पल, अब इसको मैं एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। जैसे एक अकाउंट है प्रीपेड रेंट अकाउंट। अब जो प्रीपेड रेंट अकाउंट है ये है रेंट अकाउंट, रेंट अब प्रीपेड है तो इट मीन्स ये एक्सपेंस है, बट इसके साथ प्रीपेड वर्ड जुड़ गया है तो ये अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल सिस्टम ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में जाना चाहिए, ठीक है। बट अब यहाँ पे अब प्रीपेड रेंट अकाउंट जब होता है तो ऑब्वियसली हम कैश दे रहे हैं, तो कैश जो होता है वो रियल अकाउंट होता है ना। तो इट मीन्स इस अकाउंट में बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकता है कि वेदर इट इज रियल अकाउंट और इट इज पर्सनल अकाउंट। और कई बारी तो बच्चों को, स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट ही बहुत कंफ्यूजिंग लगता है खुद में ही, ठीक है। तो यहाँ पे आके ये कंफ्यूजन हो गया। सेम वे बैंक अकाउंट अगर लेते हैं, अब बैंक अकाउंट को रियल अकाउंट भी ट्रीट किया जा सकता है एंड पर्सनल अकाउंट भी। जैसे मैंने कहा कि ये आर्टिफिशियल पर्सन है, राइट, क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। और बैंक अकाउंट को हम शो करने के लिए चेक की जगह, जब हम चेक को रिप्रेजेंट करते हैं एंट्री में चेक लिखते हैं तो चेक की जगह हम बैंक अकाउंट ही लिखते हैं, तो चेक भी रियल अकाउंट है, राइट। तो यहाँ पे ये जो कंफ्यूजन होता है ये ट्रेडिशनल सिस्टम में रहता है जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सेकंड, इसका ड्रॉबैक जो है वो है वैल्यूएशन अकाउंट्स या कॉन्ट्रा अकाउंट्स जो है वो भी ट्रेडिशनल सिस्टम में इन 3 ही अकाउंट्स में हम इनको कैटेगराइज नहीं कर सकते। मीन्स सिर्फ रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट में ही हम कैटेगराइज नहीं कर सकते, उसके अलावा भी अकाउंट्स होते हैं लाइक वैल्यूएशन अकाउंट्स या जो कॉन्ट्रा अकाउंट्स हैं। अब ये वैल्यूएशन या कॉन्ट्रा अकाउंट्स होते क्या हैं,
वैल्यूएशन या कॉन्ट्रा अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं विच आर ओपन टू डिपिक्ट द टाइम वैल्यू ऑफ एसेट अकाउंट विदाउट अफेक्टिंग द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट इन द बैलेंस शीट। क्या मतलब है इसका? इसकी मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट एक ऐसी स्टेटमेंट है जहां पे कंपनी के एसेट्स एंड लायबिलिटीज शो किए जाते हैं। ठीक है, अभी इतना ही समझिए, डिटेल में हम आगे करेंगे। अब एसेट्स जब शो किए जाते हैं, बैलेंस शीट का एक रूल है कि एसेट की जो ओरिजिनल वैल्यू होती है वही वहां पे शो की जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक एसेट खरीदा था 1 लाख में 2 साल पहले, तो आज भी उसको 1 लाख की वैल्यू ही उसमें कंसीडर करी जाती है। ठीक है, फिर अब आप बोलो कि 2 साल में तो उस एसेट की वैल्यू या तो इंक्रीज हुई होगी या तो डिक्रीज हुई होगी, सेम तो नहीं रही होगी। बट ये फैक्टर बैलेंस शीट में कंसीडर नहीं किया जाता। आगे हम ये पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली फॉर एग्जांपल आपने एक गाड़ी खरीदी है। ठीक है, कार जो है वो एक एसेट है, विद टाइम उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है जिसको हम अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो बैलेंस शीट में जब आप कार की वैल्यू शो करोगे, फॉर एग्जांपल 5 लाख, ठीक है, अब आपने कार की वैल्यू 5 लाख शो कर दी। ठीक है, ये 5 लाख शो करोगे जब, फॉर एग्जाम्पल ये 2022 में थी, क्या आज 2023 में 5 लाख सेम वैल्यू रहेगी? नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू डिक्रीज हुई होगी, से इसकी वैल्यू 1 लाख डिक्रीज हो गई। तो ये 1 लाख जो डिक्रीज हुआ ये इसकी डेप्रिसिएशन है और आज की डेट में इसकी वैल्यू 4 लाख है, राइट। बट बैलेंस शीट में जब भी हम एसेट की वैल्यू, कार की वैल्यू शो करेंगे तो हमें 5 लाख ही शो करना है, ये शो नहीं करेंगे। हाँ, हम क्या करते हैं, अफेक्ट शो करने के लिए कॉन्ट्रा अकाउंट की एंट्री डालते हैं, मींस डेप्रिसिएशन की एंट्री डालते हैं वहां पे, जिसको हम बोलते हैं 1 लाख डेप्रिसिएशन में जाएगा और डेप्रिसिएशन का अलग से अकाउंट बन जाता है, दैट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, जिसमें हर साल की डेप्रिसिएशन हम रिकॉर्ड करते हैं और जो ओरिजिनल प्राइस होती है बैलेंस शीट में शो रहती है, राइट। तो इस तरह से ये जो कॉन्ट्रा अकाउंट्स हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, परचेजेस रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट। अब ये परचेज रिटर्न अकाउंट क्या होता है? हमने कोई सामान परचेज करा, फॉर एग्जाम्पल 1000 का सामान परचेज करा, उसमें से कुछ सामान डिफेक्टिव था, फॉर एग्जाम्पल 500 का, राइट। तो हमने ये 500 अपने सप्लायर को रिटर्न कर दिया। ओके, तो ये बन गया हमारा 500 का परचेज रिटर्न अकाउंट। इसके लिए हम परचेजेस रिटर्न अकाउंट बनाते हैं। और इस ये जो परचेजेस रिटर्न अकाउंट है, अब ये कहीं मेंशन नहीं है रियल, पर्सनल और नॉमिनल में कि ये कहाँ जाएगा, कहाँ एडजस्ट होगा, बिकॉज परचेजेस तो हमें बता दिया, परचेजेस रिटर्न वहां पे क्लैरिटी नहीं है, राइट। सेम वे सेल्स रिटर्न अकाउंट है, अगर हमने किसी कस्टमर को सेल करा है, ठीक है, और उसने हमें सामान रिटर्न कर दिया, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट कहाँ जाएगा, किस कैटेगरी में जाएगा? इन चीजों को लेके स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन रहता है। तो दैट्स वाई ये जो कॉन्ट्रा अकाउंट्स हैं, इन कॉन्ट्रा अकाउंट्स का प्रॉपर ट्रीटमेंट ट्रेडिशनल सिस्टम में नहीं बताया गया है या कंफ्यूजिंग है। तो दैट्स वाई बेटर अप्रोच क्या रहती है, मॉडर्न अप्रोच, जिसमें हर चीज़ की क्लैरिटी है और इट्स वेरी सिंपल। जब हम आगे करेंगे रूल्स में कि क्या मेथड्स होते हैं इनके, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। तो इसलिए मॉडर्न क्लासिफिकेशन इज मोर कन्वीनियंट एंड फ्लेक्सिबल। फॉर एग्जाम्पल, सॉरी स्टूडेंट्स, अभी लाइट चली गई है तो इन्वर्टर की लाइट है, थोड़ी शेडो पड़ रही होगी, प्लीज थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप। ठीक है, बस टॉपिक हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, ये क्या कर रहा है, ये उस एसेट की वैल्यू डिक्रीज कर रहा है ना। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन में हम इंक्रीज और डिक्रीज ही देखते हैं, यही दो हमने मेथड्स फॉलो करना है कि कौन सी चीज इंक्रीज हो रही है, कौन सी डिक्रीज होगी। जब हम करेंगे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, अभी सिर्फ इतना समझिए, मॉडर्न क्लासिफिकेशन में इंक्रीज और डिक्रीज देखा जाता है। तो जो डेप्रिसिएशन होती है ये एसेट को डिक्रीज कर रही है, इसलिए इसको क्रेडिट करा जाता है। ठीक है, जब भी हमारी कोई प्रॉपर्टी कम होती है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, ये रूल है मॉडर्न क्लासिफिकेशन का, हम करेंगे आगे। सेम वे जब सेल्स रिटर्न होता है, तो सेल तो हमारी इनकम है, लेकिन जब रिटर्न आता है तो हमें कस्टमर को पैसा वापस करना पड़ता है उतना, तो हमारी इनकम डिक्रीज हो जाती है, तो इसको हम डेबिट करेंगे। क्यों करेंगे, ये रूल्स हैं, ये हम आगे करेंगे। तो ये चीज मॉडर्न क्लासिफिकेशन को भी समझने के लिए आपको ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन पहले समझनी पड़ेगी, वो बेस है।
अगर आपका ट्रेडिशनल क्लियर होगा तो मॉडर्न आपको बहुत ही ईजी लगेगा। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं रूल्स पे वीडियो बनाऊंगी, डिटेल्ड वीडियो रहेगा, मिस नहीं करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और इसमें कोई भी अगर डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछना। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय एंड टेक केयर।